गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज की टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय है, इसके बारे में बात करें। बर्नौली प्रमेय, देखो बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार अगर कोई द्रव है, द्रव कैसे हो, तरल है कोई पदार्थ, जैसे द्रव या गैस किसी असंपीड्य या पाइप में से बह रहा है, तो उसको जो फ्लो हो रहा है, फ्लो होने पर उसकी टोटल जो एनर्जी है, टोटल जो ऊर्जा है उसकी, वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल ऊर्जा में कौन कौन सी आती है इसकी? एक तो आती है दाब ऊर्जा, एक आती है उसकी गति ऊर्जा, और आती है एक इसकी स्थितिज ऊर्जा। मतलब तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत होता है। दाब ऊर्जा को P से लिखते हैं अपने, गति ऊर्जा हाफ रो V स्क्वायर होती है, यहाँ रो घनत्व डेंसिटी और V क्या है, वेलोसिटी वेग है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, रो G H होती है। रो डेंसिटी, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, H हाइट होती है, कितनी ऊंची पाइप है, हाइट। तो इन तीनों का योग P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H, इन तीनों का योग कांस्टेंट होता है, एक नियत होता है। ये बर्नौली ने कहा था, ये है बर्नौली प्रमेय, कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी असंपीड्य तरल में प्रवाहित होने वाला तरल, गैस या द्रव, दोनों में कुछ ही हो सकता है। अगर वह असंपीड्य पदार्थ में पाइप में से फ्लो हो रही है, बह रही है, तो उसकी कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, तीनों का योग क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये थी बर्नौली की प्रमेय। अपने आज से बर्नौली प्रमेय का डेरिवेशन करते हैं कि बर्नौली प्रमेय सिद्ध करेंगे अपने कि इसका नियत होता है या नहीं होता। तो इसका अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मानो कोई पाइप है, पाइप का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इसमें से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। मान लो ये एक्स सिरा है, ये वाई सिरा है। एक्स सिरे पर का आपने क्षेत्रफल माना A1 है, इस पर वेग V1 है, घनत्व इसका ρ1 मान लिया, क्षेत्रफल आ गया, वेग आ गया, घनत्व आ गया। यहां से निकलने वाला, यहां से अंदर जाने, पाइप के अंदर जाने वाला द्रव्यमान M1 मान लिया। और y के रिस्पेक्ट में, y पॉइंट के लिए हमने माना एरिया A2 है, वेग V2 है, घनत्व ρ2 है, द्रव्यमान M2 है। इसमें माना दाब P1 माना, यहां पर दाब P2 माना। ये माना दोनों का बराबर होनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम हो सकता है, या इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम हो सकता है। इसकी ऊंचाई मानी अपने ने H1, इसकी इस समतल ऊंचाई मानी अपने ने H2, इसकी हाइट कितनी ली अपने ने H1, और इसकी हाइट ली अपने ने H2। ये अपने सारा कुछ बना लिया। ये बर्नौली थ्योरम का डायग्राम है। अब देखो इसके अंदर कोई ना कोई प्रवेश करेगा। जब इसके अंदर कोई तरल पदार्थ प्रवेश करेगा, द्रव या गैस कुछ भी प्रवेश करेगा, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा। उस दाब के कारण उस पर बल लगेगा। तो F क्या होता है, P इंटू A होता है। तो इस पर लगने वाला तो फोर्स F1 जो लगेगा X पॉइंट पर, वो कितना होगा, P1 इंटू A1 होगा। और फोर्स लगने के कारण, इसका फ्लो होने के कारण इस पर किया गया कार्य है, ये कहते हैं F1 इंटू डेंसिटी, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। अब देखो दूरी कैसे निकलेगी। अपने जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहां पर जो अपने कार्य निकाल रहे हैं
एक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं पहले मैं। एक्स पॉइंट पर जो भी वर्क निकाल रहे हैं अपने, वो 1 सेकंड लेके निकाल रहे हैं। प्रति एकांश सेकंड में प्रवाहित होने के कारण उस पर किए गए कार्य है वो आएगा ये। मतलब यहां पर टाइम कितना लिया अपने ने, टाइम अपने 1 सेकंड की बात करेंगे, तो v बराबर क्या होगा, d होगा। तो किया क्या कार्य है, F1 कितना है, P1 A1 और d कितना हो जाएगा, V1। तो प्रति एकांश सेकंड में द्रव के अंदर प्रवेश होने के कारण उस पर किया गया कार्य है P1 A1 V1 होता है। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, यहां पर V वेलोसिटी वेग है, और A क्या है, एरिया, जो इसका होल है, इसका जो छेद से आएगा पाइप। इसी कारण यहां से कोने का द्रव बाहर निकलेगा, जब द्रव बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण बाहर निकलेगा, उस पर कोने को कार्य करना पड़ेगा। तो पॉइंट y पर किया गया कार्य कितना होगा, P2 A2 V2। जो पॉइंट y के लिए प्रेशर P2 माना अपने ने, एरिया इसका A2 माना, और इसका वेलोसिटी वेग कितना माना अपने ने, V2 माना। तो इसके लिए कितना होगा, P2 A2 V2 होगा, और इसके लिए कितना होगा, P1 A1 V1 होगा। तो नेट कार्य कितना होगा, तो नेट कार्य कैसा आएगा, कोई भी लिक्विड x पॉइंट से अंदर आ रहा है और y पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो मतलब इस कार्य में से इसका कार्य घटा दूं तो अंदर जो कार्य होगा टोटल वो नेट कार्य में आ जाएगा। मतलब W1 माइनस W2, W1 कितना है, F1 P1 A1 V1 है, और W2 P2 A2, W1 कितना है, P1 A1 V1 है, W2 P2 A2 V2 है। तो X पॉइंट से अंदर हो रहा है, Y पॉइंट से बाहर निकल रहा है, W1 और W2 हो रहा है। तो इस पर ये टोटल वर्क किया, ये नेट वर्क इस पर इतना किया जाएगा। इस पर इतना काम किया जाएगा, डब्ल्यू नेट कार्य इतना होगा। अब देखो ये पदार्थ कैसे है, एसिम्पीडी है, मतलब पाइप को दबाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा कंडीशन ये थी बर्नौली थ्योरम में कि एसिम्पीडी पदार्थ में से होकर गुजरने वाला लिक्विड की कुल ऊर्जा की होती है, नियत होती है। तो एसिम्पीडी है, तो एसिम्पीडी पदार्थ के लिए क्या चाहिए, एसिम्पीडी पदार्थ के लिए अपने को सांद्रता समीकरण लगेगी। इसमें जो सांद्रता समीकरण किसमें लगती है, एसिम्पीडी पदार्थ में लगती है। तो सांद्रता समीकरण क्या है, सांद्रता समीकरण का हमने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m अपॉन में रो होता है। मतलब A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m अपॉन में रो होता है। मतलब कि A1 V1 की जगह अपने A2 V2 रख सकते हैं। P1 A2 V2 इस इक्वेशन से m अपॉन रो रखना है, मतलब इसकी जगह मैं m अपॉन रो रख रहा हूं। इसकी जगह की तरह मैं m अपॉन रो रख रहा हूं। तो कॉमन लिया P1 माइनस P2 ये इसका नेट कार्य आ गया, नेट वर्क आ गया। इतना अपने को नेट वर्क इस पर करना पड़ा। कितना करना पड़ा, P1 माइनस P2 m अपॉन में रो, इतना अपने को इस पर नेट कार्य करना पड़ा। अब देखो कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो उसकी गति ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। तो इसकी x पॉइंट पर अपने 1 मान रहे हैं, तो मानिए x पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी गति ऊर्जा क्या है। तो x पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पहली कितनी होगी, हाफ
एम वी स्केयर होती है v1 स्केयर, यहां आपने क्या आएगा m। m क्या है, प्रति एकांश में इसमें से द्रव जो फ्लो हो रहा है उसका द्रव्यमान है m, जो इसके अंदर अंदर से द्रव फ्लो हो रहा है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। इस नली में से जो इस ट्यूब में से जो द्रव फ्लो हो रहा है उसको अपने m लिखा, उसका द्रव्यमान m। तो पहली गारंटी हाफ m v1 स्क्वायर होएगा, और जो y पॉइंट से निकलेगी उस पर टाइम क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, वो 2 होगी, हाफ m v2 स्क्वायर होगी। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों को माइनस करना होगा अपने को। हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, इतनी नेट काइनेटिक एनर्जी होगी जो इस पूरी पाइप में से होकर बहेगा लिक्विड, तो उसकी गति ऊर्जा इतनी होगी नेट। तो कॉमन क्या आएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये इसके अंदर कॉमन आ गई, ये इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसकी कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा आएगी, अपने देखते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले पॉइंट के लिए स्थितिज ऊर्जा देखो कितनी होगी, mgh1 होगी। जो पहले पॉइंट की हाइट की ऊंचाई कितनी h1 और सेकंड की h2 है, तो पहले पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh1 होगी। जो द्रव्यमान पूरे उसके अंदर बराबर है m माना अपने पूरे इसके लिए, पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट सबके लिए m माना। g तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण बल सेम रहेगा, तो h1 आ गई। और सेकंड के लिए, जो फर्स्ट के लिए आ गई, सेकंड के लिए कितनी होगी, mgh1 होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो नेट स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, mgh2 माइनस mgh1 होगी। इसमें से इसको घटा दिया, कॉमन क्या आ गया, अपना उल्टा करा दिया। जो h1 लंबाई जाता है तो h1 माइनस h2 नहीं माइनस में आ जाएगी, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा जो इसकी ऊंचाई ज्यादा है, h1 माइनस h2, ये इसकी नेट आ गई। तो कुल ऊर्जा इसकी कितनी होगी, ये जो फर्क था ये अब इसकी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा है, तो कितनी होगी, हाफ m, दोनों घटा देंगे अपने, v2 स्क्वायर माइनस v1 की स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ये इसकी आ गई एनर्जी, ई नेट आ गई, ये से W था। अब कोई वर्क फ्लो होता है, जब कोई वर्क फ्लो होता है तो उस पर किए गए कार्य उसकी एनर्जी के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मानी थी अपने, ये सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या होगी, बराबर होगी, 1 इक्वल टू 2 होगी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या होगी, बराबर होगी। अब अपने डायग्राम कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि P1 माइनस P2 m अपॉन में रो बराबर ये इसके होगी, हाफ m, इन दोनों में से मैंने m कॉमन ले रहा हूं बाहर, ये होएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, रो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो P1 माइनस P2, रो इधर आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मैं P1 वाले ए तरफ कर रहा हूँ, P2 वाले ए तरफ कर रहा हूँ, तो मैं 1 1 वाले इधर ला रहा हूँ, 2 2 वाले इधर ला रहा हूँ, इधर P1 आई प्लस
हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 और 2 वाला उधर ले जा रहा हूं, तो ये तो माइनस जो है प्लस का हो गया, बाकी ये दोनों प्लस के थे ही। ये थे ही। अब मैं इन दोनों में से, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी, क्या आ गई, ये जो इक्वेशन आई है, मतलब क्या है इसका, अगर मैं P1 P2 आई है हर पॉइंट के लिए अलग है, इसको मैं संयुक्त रूप से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, P, इसको मैं हाफ रो V स्केयर लिख सकता हूं, इसको मैं रो GH लिख सकता हूं, बराबर किसके होगा, कांस्टेंट के बराबर होगी। और यही समीकरण क्या थी अपनी, बर्नौली थ्योरम थी, बर्नौली प्रमेय थी अपनी, यही अब सिद्ध करना था अपने को, ये अपना प्रूफ हो गया। ये पी क्या, इसमें दाब ऊर्जा, हाफ रो वी इसके क्या, ये गतिज ऊर्जा, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और रो जी एच क्या, इसकी स्थितिज ऊर्जा। ये थी अपनी बर्नौली प्रमेय। अब देखो इसमें ये चीज हो जाता है, इस पूरी इक्वेशन को मैं रोज जीएस से भाग कर रहा हूं, रो और जी से, रो मतलब घनत्व, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण से डिवाइड कर रहा हूं, तो पी पॉइंट में रो जी आ जाएगा, हाफ रो से रो कट जाएगा, 20 के पॉइंट में जी आ जाएगा, प्लस एच आ जाएगा। इस पूरे को क्या लिख, कांस्टेंट है, दोनों वैल्यू फिक्स होगी, तो इस पूरे को मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। एक ये समझ आती है। इस इक्वेशन के अंदर P पॉइंट में रो जी, इसको अपने दाब शीट्स कहते हैं, हाफ V स्क्वायर पॉइंट में जी गतिज ऊर्जा शीट्स कहते हैं, इसको गतिज शीट्स कह दो, और H को अपने स्थितिज शीट्स कहते हैं। कई बार इनमें क्वेश्चन आ जाता है कि दाब शीर्ष क्या है, गति शीर्ष क्या है, स्थिति शीर्ष क्या है, तो जीएस से रोजी से भाग देने पर जो समीकरण आती है, इस समीकरण को अपने शीर्ष समीकरण कहते हैं। बर्नौली थ्योरम में कि जो स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा के रोजी से डिवाइड करने पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन प्राप्त होती है अपने को, उसको शीर्ष समीकरण कहते हैं। उसका दाब का जो अपना मान प्राप्त होता है उसको दाब शीर्ष, गति ऊर्जा को गति शीर्ष, और अपनी स्थिति ऊर्जा को स्थितिज शीर्ष कहते हैं। तो ये था अपना बर्नौली प्रमेय। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।